हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के मात्र 48 घंटे के ही भीतर दिल्ली पहुंच गए बांग्लादेशी एनएसए। क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल जी से मुलाकात, क्या शेख हसीना को वापस सौंपने जा रहा है भारत? बहुत बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल से मिलने के बाद उनको यहाँ तक कि बांग्लादेश के लिए न्योता भी दिया गया है दोस्तों। बताएंगे इनके पीछे की नई कूटनीति, नई चाल। तो वहीं आखिरकार बांग्लादेश में शेख हसीना को सजाए मौत दिए जाने पर अमेरिका और ब्रिटेन ने क्यों चुप्पी साध रखी है दोस्तों? क्यों अब तक इन दोनों ने कोई बयान जारी नहीं किया, वहीं बताएंगे। चौथी बार इस देश की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी कल ही। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कहां जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं भारत को जो भी चाहिए हम देंगे। जी हाँ, रशिया ने दिया खुला ऐलान, S-400 सुखोई 57 सुखोई 75 का दे दिया ऑफर दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे नीतीश कुमार के आज शपथ ग्रहण को लेकर क्या है खबर, बिहार से कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर। वहीं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी खबर। वहीं कैसे पा सकते हैं 41,826 रुपए का फिक्स ब्याज, कितना जमा करने पर, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती ताकत का, बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं और हमेशा की तरह मानते हैं कि शेख हसीना की कतई भी वापसी नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के दबाव में कूटनीति हुई तेज। दिल्ली पहुंचे बांग्लादेशी एनएसए खलीलुर रहमान, क्या शेख हसीना को वापस सौंपेगा भारत? आपको बता दें, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक अहम हलचल देखने को मिली। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए खलीलुर रहमान इन दिनों कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी CSC की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। भारत में ही रुके हुए हैं, लेकिन ये दौरा सिर्फ एक क्षेत्रीय सम्मेलन तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। दौरे के दौरान खलीलुर रहमान की मुलाकात भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी से हुई, जिसने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश के भीतर खासा राजनीतिक महत्व ले लिया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मृत्यु दंड सुनाया है। और बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार लगातार भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर रही है। हसीना पिछले साल अगस्त में अपने पद से हटने के बाद सैन्य विमान से भारत आई थी और तब से यहीं रह रही है। साथ ही उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल भी भारत में मौजूद माने जाते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ढाका ने फिर से दिल्ली से तुरंत उन्हें सौंपने का आग्रह किया। हालांकि भारत ने इस मांग पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मुलाकात में क्या चर्चा हुई है भारत ने सार्वजनिक नहीं किया, जबकि बांग्लादेश हाई कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि दोनों पक्षों ने CSC के काम और मुख्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। इन शब्दों के पीछे क्या छिपा संकेत इतना जरूर दिखाई दिया कि हसीना की वापसी का मुद्दा काफी दबाव वाला हो चुका है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि रहमान ने डोभाल के सामने इसे उठाया या नहीं। दोस्तों, ढाका में भी इस दौरे को लेकर राजनीतिक तनाव साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि एनएसए रहमान चाहे तो इस विषय को उठा सकते हैं, लेकिन औपचारिक अनुरोध तो अलग प्रक्रिया से ही भेजे जाएंगे। अब तक बांग्लादेश ने ताजा कोर्ट फैसले के बाद आधिकारिक रूप से नया प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं भेजा है। पहले जो अनुरोध दिसंबर 2024 में भेजा गया था, उस पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच ढाका में छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि रहमान को दिल्ली जाकर हसीना की वापसी के लिए निर्णायक बात रखनी चाहिए। एक रैली में छात्र संगठन एनसीपी के नेता ने कहा कि जिस तरह भारत उन्हें ले गया था, उसी तरह अब भारत उन्हें वापस भेजे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए कि ऐसे समय में एनएसए की भारत यात्रा का क्या मतलब है। ऐसे पृष्ठभूमि में रहमान का दौरा और डोभाल से मुलाकात दोनों देशों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। ये बैठक भले ही CSC सम्मेलन के साइड लाइन पर हुई हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत साफ हैं कि भारत और बांग्लादेश मौजूदा तनाव के बीच भी संवाद बनाए रखना चाहते हैं। गुरुवार को होने वाली CSC की बैठक जो 2 साल बाद हो रही है, उसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस शामिल होंगे, जबकि सेशेल्स पर्यवेक्षक और मलेशिया अतिथि के रूप में हिस्सा लेगा। दोस्तों, चौंकाने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि शेख हसीना को मौत की सजा मिलने के जस्ट 2 दिन के भीतर ही नई दिल्ली पहुंचे हैं ये बांग्लादेशी NSA। हालांकि इनकी गुप्त बातचीत अभी तक उजागर नहीं हो पाई है। दोस्तों, भारत ने भी उसको डिस्क्लोज करने का कोई प्रयास नहीं किया, बाहर बताने को जरूरी नहीं समझा दोस्तों, लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। आपको बता दें, आखिरकार इस मुद्दे पर यानी बांग्लादेश में शेख हसीना को दिए गए सजाए मौत पर अमेरिका और ब्रिटेन ने क्यों चुप्पी साध रखी है, बता दें। हैरानी की बात यह है कि मानवाधिकार पर दुनिया को ज्ञान देने वाले अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही अब इस फैसले पर एक शब्द नहीं बोले हैं दोस्तों। अब तक चुप्पी साध रखी है। यह चुप्पी इसलिए भी सवाल खड़े करती है क्योंकि ICT पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वहां ना तो न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी है, ना ही कानून के बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। कई विशेषज्ञ और मानवाधिकार समूह भी इसे राजनीतिक रूप से प्रभावित माना करते रहे हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 17 नवंबर को इस फैसले की कड़ी आलोचना की। संगठन ने कह दिया कि ये ट्रायल और सजा न निष्ठावान है, न न्यायपूर्ण। उनका कहना है कि पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है, लेकिन मौत की सजा देना समाधान नहीं बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन को और बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका, जो कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में अपने आप को काफी ज्यादा अपीलिंग समझ पा रहा है, यानी कि अमेरिका को यह लगता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अमेरिका जो चाहेगा बांग्लादेश में करवा सकता है, जबकि शेख हसीना की सरकार में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, रिजिडिटी बनी हुई थी। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि अब की सरकार उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि शेख हसीना के खिलाफ इस फैसले पर चुप्पी साध रखी है दोस्तों अमेरिका ने। वहीं ब्रिटेन का भी कुछ ऐसा ही हाल है दोस्तों। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय बताना मत भूलिएगा, वहीं बता दें। शेख हसीना के बेटे ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया, कह दिया भारत ने मेरी मां की जान बचाई, उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। जी हां, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने अपनी मां के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया को अवैध बताते हुए ढाका के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कड़ा प्रहार किया है। सजीब वाजिद ने दावा किया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जान को गंभीर खतरा था और भारत ने उनकी जिंदगी बचाई। वाजिद ने बांग्लादेश सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को अवैध करार देते हुए कहा है कि भारत इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। वाजिद ने भारतीय लोकतंत्र और कानून के शासन पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि नई दिल्ली इस तरह के अवैध अनुरोध को नजरअंदाज कर देगी। भारत में आश्रय मिलने के बाद ANI से इंटरव्यू में सजीव ने कहा कि अगस्त 2024 में जब हसीना को भारत लाया गया तब कट्टरपंथी समूह उन्हें मारने की योजना बना चुके थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने ही मूलतः मेरी मां की जान बचाई है, अगर वो बांग्लादेश में रहती तो उन्हें कब का मार दिया गया होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शेख हसीना के बेटे की जो मांग है कि भारत जो है वो बांग्लादेश को ना लौटाए, शेख हसीना को भारत में ही फिलहाल रहने दिया जाए, क्या भारत को ये मांग माननी चाहिए? क्या ऐसा ही होना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ड्रग तस्करी, आतंकवाद। जी हां, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खतरनाक प्लानिंग, बांग्लादेश बना मोहरा। दोस्तों, पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश को भारत के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध का केंद्र बना लिया है। अब यहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI की मजबूत उपस्थिति है। ISI अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ संबंधों का लाभ उठाकर बांग्लादेश की धरती पर मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर रही है। इससे पूर्वी सीमा पर भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ये खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा अब भी काफी हद तक खुली है। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में 2024 में राजनीतिक उथल पुथल, शेख हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत को अस्थिर करने और जिहादी ताकतों को फाइनेंस करने के प्रयासों को तेज
तेज कर दिया है। जनरल जिया उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तान के नार्को जिहाद काल के दौरान बनी ISI दाऊद साझेदारी ने लंबे समय से मादक पदार्थों की आय को ऐसे गुप्त अभियानों के साथ भी काफी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए भी करता है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया कि दाऊद का कराची स्थित सिंडिकेट अब अफगान हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और सिंथेटिक ड्रग्स को बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए भेजता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है और उन्हें ड्रग्स तस्करी के पारंपरिक रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसी साल अक्टूबर 2025 में चटगांव बंदरगाह पर 25 टन मादक पदार्थ ग्रेड अफीम के बीज बरामद हुए थे, जिन्हें एक पाकिस्तानी पशु आहार की खेप में छिपाया गया था। ये खेप पाकिस्तानी ISI ने भारत में नार्को टेरर फैलाने के लिए भेजा था, लेकिन उससे पहले ही उसके इस तस्करी का भंडाफोड़ हो गया। दोस्तों, अगली खबर बता दें। चौथी बार दक्षिण अफ्रीका जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 समिट में रखेंगे भारत का नजरिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहने वाले हैं। इस दौरान मोदी जी जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर को 20वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि ये वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। जोहान्सबर्ग में ग्रुप ऑफ G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सुकलाल ने वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी तरफ से किए गए निरंतर प्रयासों और योगदान की सराहना की थी। उन्होंने IANS को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अफ्रीकी महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान है। दक्षिण अफ्रीका में उनका बहुत सम्मान किया जाता है और हम उन्हें एक महत्वपूर्ण वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं जो अफ्रीका सहित वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी PM मोदी जी कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत को जो भी चाहिए लाइक S-400X U-57 Su-75 हम देने को हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने कर दिया खुला ऐलान। बता दें कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को लगने वाला है तगड़ा झटका। दोस्तों, रशिया की सरकारी रक्षा कंपनी रोसटेक ने भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। रोसटेक के CEO सर्गेई चोमोजोव ने कह दिया कि रूस भारत को जो भी आवश्यकताएं होंगी वो प्रदान करेगा। इसे रशिया की तरफ से भारत के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है। ये बयान तब आया है जब अगले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। रूस ने पहले ही भारत को सुखोई 57 और सुखोई 75 लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है। वहीं भारत भी रूस से S-400 की और अधिक यूनिट को खरीदने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, दुबई एयर शो 2025 के दौरान चेमजोव ने कह दिया कि भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध है और भारत को जो भी चाहिए हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार है, हम देने को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने की संभावना पर विचार कर रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली में दिसंबर के महीने में सर्दी चरम पर होगी। ठिठुरन भरी ठंड के बीच ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से गर्म रहने वाली है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े नेता एक साथ नई दिल्ली में होंगे। 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब पश्चिमी देश खासकर अमेरिका को लगता था कि वे भारत पर मॉस्को से दूरी बनाने का दबाव डालकर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके उलट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं और दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं कि ये साझेदारी कम नहीं बल्कि और मजबूत हो रही है। दोस्तों, बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी दिसंबर में भारत आने वाले हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर अभी से तरह तरह के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि पुतिन का यह भारत दौरा किसी साधारण कूटनीतिक मुलाकात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया और अमेरिका और आरोप लगाया कि नई दिल्ली अप्रत्यक्ष रूप से रशिया के युद्ध प्रयासों को फंडिंग कर रही है, तब भी भारत ने घुटने नहीं टेके। प्रधानमंत्री
मोदी जी ने भारत के संप्रभु ऊर्जा विकल्पों का पुरजोर बचाव किया और व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी के इस अपमान स्वीकार न करने के रुख की तारीफ की। अब जब पुतिन दिल्ली पहुंचने वाले हैं तो दांव पहले से कहीं ज्यादा पड़ गए और बढ़ गए। दोनों देश एक ऐतिहासिक श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है, जिससे हजारों कुशल भारतीय कामगारों को रशिया में कानूनी और सुगम तरीके से काम करने का रास्ता खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, लेकिन आप लोग मोस्ट वेलकम टू इंडिया व्लादिमीर पुतिन जी कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। वहीं अगली खबर आपको बता दें, रशिया में भारत का कूटनीतिक दबदबा बढ़ा। जयशंकर जी ने 2 नए दूतावासों का किया उद्घाटन। चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय, खासकर अमेरिका को। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को रशिया में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया और कहा कि इनकी स्थापना से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। रशिया में अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करते हुए भारत ने येकातेरिनबर्ग और कजान शहरों में नए महावाणिज्य दूतावास खोले हैं। उद्घाटन समारोह में रशिया के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको और रशिया में भारत के राजदूत विनय कुमार भी उपस्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, तालिबान के विदेश मंत्री के बाद एक और बड़े मंत्री पहुंचे भारत। पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, बता दें, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की सप्ताह भर की यात्रा के बाद तालिबान के वाणिज्य मंत्री नई दिल्ली पहुंच गए। दोस्तों, तालिबान के वाणिज्य मंत्री अहलाद नुरुद्दीन अजीजी 5 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। अजीजी ऐसे समय पर भारत पहुंचे हैं जब सीमा पार झड़पों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर बंद रखे हुए हैं, जिससे अफगानिस्तान के फल जैसे निर्यात को भारी नुकसान हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा है कि अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अहलाज नुरुद्दीन अजीजी का भारत की आधिकारिक यात्रा पर हार्दिक स्वागत। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाना है। अजीजी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की व्यापक द्विपक्षीय कोशिशों के साथ मेल खाती है। अक्टूबर में मुत्ताकी की यात्रा के दौरान भारत और अफगानिस्तान ने खनिज, ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार समिति गठित करने पर सहमति जताई थी। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दे दिया है, जिसे तालिबान सरकार के साथ जुड़ाव के प्रति भारत की गंभीर प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फिर दी गीदड़ भभकी, कहा भारत को ना तो नजरअंदाज कर सकते हैं ना ही विश्वास। दोस्तों, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा है कि हम भारत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और ना ही भारत पर भरोसा कर सकते हैं। जी हां, आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में आशंका जताई कि भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान पूरे तरीके से अलर्ट है और तैयार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कह दिया कि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध सामान्य हो और तालिबान के साथ विवादों का समाधान हो। उन्होंने पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर भारत पर भी आरोप लगा दिए। दोस्तों, अगली खबर बता दें, अब यूके सीमा पर दिखी रूसी जासूसी जहाज। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा, पुतिन हम तैयार। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिटेन ने बुधवार को रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी कर दी। उसने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जल क्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है और उसने रॉयल एयरफोर्स के पायलट पर लेजर भी दाग दी है। ब्रिटेन ने कह दिया कि हमें पता है कि रूसी जासूसी जहाज यहाँ है और वो क्या कर रहा है। ब्रिटेन ने रूसी जासूसी जहाज की निगरानी के लिए युद्धपोतों और निगरानी जहाज को तैनात कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने यहां अपने संबोधन में न केवल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जहाज को ब्रिटिश जल क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रति आगाह किया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष समेत वैश्विक तनावों के मद्देनजर ब्रिटेन को अपने युद्ध सामग्री उत्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि RAF के पायलट पिछले कुछ सप्ताहों से यांतर नामक रूसी पोत पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह पोत ब्रिटेन के जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और यह देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए काफी खतरा है। हेली ने कहा कि रशिया और पुतिन के लिए मेरा संदेश यही है, हम आपको देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और अगर यांतर इस सप्ताह दक्षिण की ओर बढ़ता है तो हम तैयार भी हैं। दोस्तों, रॉयल नेवी का युद्धपोत और जहाज भी तैनात कर दिए गए हैं। मंत्री ने कह दिया कि हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और RAF के P-8 विमान तैनात किया है। इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे हैं। रशिया की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है और इस साल यह दूसरी बार है जब जहाज यांतर ब्रिटेन के जल क्षेत्र में तैनात किया गया है, ये कहना है दोस्तों मंत्री का।
तो वहीं आपको बता दें, जातीय हिंसा भड़कने के बाद पहली बार मणिपुर का दौरा करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी 2 साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद 20 नवंबर को पहली बार मणिपुर आएंगे। संगठन के एक पदाधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। संघ के मणिपुर के सह सरकार्यवाहक तरुण कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि 3 दिवसीय प्रवास के दौरान भागवत नागरिकों, उद्यमियों और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सर संघ चालक का राज का दौरा संघ के शताब्दी समारोह के लिए सिलसिले में है। वो 20 नवंबर को गुवाहाटी से यहाँ आ रहे हैं, यानी आज, और 22 नवंबर को उनकी वापसी भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, संघ के एक अन्य पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि 2 साल पहले हिंसा भड़कने के बाद से भागवत का ये पहला दौरा होगा। दोस्तों वही बता दें, आज नीतीश कुमार जी 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पटना पहुंचा अमित शाह जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी भी मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं। दोस्तों बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना में लगना शुरू हो गया है। बुधवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि मंत्रियों की लिस्ट अब तक सामने नहीं आई है। आज सुबह 11:30 बजे सीएम पद की नीतीश कुमार शपथ ले रहे होंगे। इस समारोह में पीएम मोदी जी, कई केंद्रीय मंत्री सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे होंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 11:15 तक गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए एनडीए के तमाम बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। बुधवार की देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पटना पहुंच चुके हैं। ये सभी नेता मौर्या होटल में रात्रि विश्राम के बाद गांधी मैदान में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। जी हाँ, आज होने वाले शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे होंगे। एनडीए को मिले इस प्रचंड जीत के बाद हो रहे इस समारोह में बड़ी संख्या में नेताओं के जुटने की उम्मीद है, जिससे यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। ऐसे में कांग्रेचुलेशन नीतीश कुमार, जरूर कमेंट में कहिएगा आप लोग दोस्तों, और ऑल द बेस्ट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाकई में दोस्तों बहुत बड़े रणनीतिकार फिर एक बार साबित हुए हैं नीतीश कुमार। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।